हाय हेलो सभी बच्चों को। आप सबका स्वागत है स्टडी रूम पे। और हम पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र, कक्षा 10वीं का अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ रहे थे। और आज हम करेंगे दूसरा अध्याय। पिछला अध्याय था डेवलपमेंट, जिसको आपने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था अब तक आपको समझ में आ गई होगी। इकोनॉमी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। और आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी क्या क्या है, उसके सेक्टर्स क्या क्या हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिससे भारत की इकोनॉमी में योगदान दिया जाता है, ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं। तो जो गतिविधियां जो है, गतिविधियां तो सारी ही ऐसी हैं जिनसे भारत के अर्थव्यवस्था में, भारत की इकोनॉमी में योगदान जाता है। लेकिन इन गतिविधियों को डिवाइड कैसे किया गया है, इन गतिविधियों को किस माध्यम से, किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ये सब आज हम जानेंगे। और इनको डिवाइड करने की जरूरत क्या पड़ी है, और यदि इनको डिवाइड कर दिया गया है तो रिजल्ट क्या आया है डिवीजन का। जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएंगे क्षेत्रक, सेक्टर्स इंडियन इकोनॉमी के, जिन्हें हम आज पढ़ने वाले हैं एक एक करके। ये देखिए, ये बात हो रही है सारे सेक्टर्स की। डिवाइड हम इसे बाद में करेंगे, लेकिन अभी ये जितनी गतिविधियां सभी सेक्टर्स में होती हैं, जितने आर्थिक कार्य ही तो आर्थिक गतिविधियां हैं। एक ही तो बात है, गतिविधियां और आर्थिक कार्य। तो ये उन सब की बात हो रही है। ये आपको मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ, ये सब आर्थिक कार्य, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम डिवाइड किस चीज को करने वाले हैं। जैसे किसान खेत में कपास उगाता है, एक ट्रक चालक क्या करता है, खेत से कारखाने तक कपास लेकर आता है। कपड़ा बनाने के लिए कारखाने कपास का उपयोग करते हैं। फिर एक दुकानदार क्या करता है, हमें उन्हीं कपड़ों को हमें बेच देता है। ये सब काम है, ये कपास का, कॉटन का एग्जाम्पल लेकर, ये सब आर्थिक गतिविधियां हमारे देश में इसी प्रकार की होती रहती हैं। मेरा पढ़ाना, आपके पिताजी का ऑफिस जाना, किसी फार्मर का खेत में काम करना, किसी दुकानदार का कपड़े बेचना, किसी हमारा कपड़े खरीदना, ये सब क्या है, ये सब आर्थिक गतिविधियां हैं। और इन्हीं आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न विभिन्न क्षेत्रकों में, विभिन्न सेक्टर्स में बांटा गया है, ताकि हम भारतीय अर्थव्यवस्था को, इंडियन इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ सकें, इसकी पहचान हमें हो सके, और हम ये देख सकें कि कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जो सबसे ज्यादा योगदान देती हैं इकोनॉमी में, कौन सी ऐसी हैं जो सबसे कम योगदान देती हैं, किन्हें हमें बढ़ाने की जरूरत है, किन्हें हमें मेंटेन करके रखने की जरूरत है। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं हम ये विभिन्न क्षेत्रक। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी जो है, उसे हमने 3 क्षेत्रकों में बांटा हुआ है। 1, 2, 3 क्षेत्रकों में हमने इसे बांटा हुआ है, जिसमें सबसे पहले आता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर सबसे पहले आता है। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में वो सारी गतिविधियां आती हैं जिनका, जो प्राकृतिक संसाधनों से ऑब्टेन की जाती हैं, जो नेचुरल मेथड से ऑब्टेन की जाती हैं, सीधे सीधे नेचर से जिन्हें ऑब्टेन किया जाता है, वो सब गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। जैसे जैसे कपास का उत्पादन, जैसे कोई किसान खेत में कपास उगाता है, कोई किसान खेत में गेहूं उगाता है, कोई किसान खेत में धान उगाता है, या फिर डेयरी उत्पादन, मच्छी उत्पादन, ये सब क्या है, ये सब प्राथमिक क्षेत्रकों में आते हैं, क्योंकि इनका प्राकृतिक संसाधनों से डायरेक्ट लेना देना है। जो मिट्टी है वो एक प्राकृतिक संसाधन है, और हमारी कपास किसमें उगती है, मिट्टी में उगती है। हमारी गाय जो दूध देती है, गाय प्रकृति से सीधी रिलेटेड है, तो ये सीधे प्रकृति से रिलेटेड है। बीच में कोई भी स्टेप नहीं आता। हमारी वस्तुएं जो हैं, सीधा उनका उत्पादन प्रकृति से हमारे द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है द्वितीय क्षेत्रक, सेकेंडरी सेक्टर। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर, क्या करता है, सेकेंडरी सेक्टर को हम औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। इनमें क्या होता है, जो प्राकृतिक उत्पाद जो हमारे थे, जो प्रकृति से हमने जो जो चीजें ऑब्टेन की, जो जो चीजें निकाली, यानी कि हमारे प्राइमरी सेक्टर में जिन जिन वस्तुओं का उत्पादन हुआ, अब उनको अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है।
उन अन्य रूपों में उनको परिवर्तित किया जाता है। जैसे कपास है, कपास फैक्ट्री तक लाई जाती है, कपास एक इंडस्ट्री तक लाई जाती है, एक उद्योग तक लाई जाती है और उस उद्योग में लाके उस कपास से कपड़ा बनाया जाता है, प्रोसेसिंग होती है उस कपड़े की। तो हमारे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में या फिर औद्योगिक क्षेत्र में क्या आता है, प्राकृतिक संसाधनों से जो जो चीजें हमने ऑब्टेन की उनको आगे प्रोसेस किया जाता है। कैसे? एक विनिर्माण प्रणाली के जरिए। एक कोई फिक्स स्टेप्स होते हैं, प्रणाली होती है, प्रोसीजर। प्रणाली क्या होती है? प्रोसीजर होती है, कोई फिक्स प्रणाली होती है जिसके द्वारा हम उन्हें अन्य रूपों में परिवर्तित करते हैं, उनका दूसरे रूपों में परिवर्तन होता है। ये आपका द्वितीय क्षेत्रक है। द्वितीय क्षेत्रक किस पे डिपेंड है? प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड है। प्राइमरी सेक्टर से जब उत्पाद आएंगे तभी तो उनका विनिर्माण प्रणाली के जरिए उन्हें अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाएगा। उसके बाद आता है हमारा तृतीय क्षेत्रक, जिसे हम टर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं। टर्शरी सेक्टर क्या करता है? पहले जो क्षेत्रक थे, तृतीय, प्रथम क्षेत्रक जो था, द्वितीय क्षेत्रक जो था, इनसे जो वस्तुएं ऑब्टेन होती हैं इनकी उत्पादन में सहायता करता है। सहायता किस प्रकार से करता है? मान लीजिए कपास जो है उगा दी गई है खेत के द्वारा, वो कपास को फैक्ट्री तक लाने में ये हेल्प करता है। फैक्ट्री में जब कपड़ा बन जाता है वो कपड़े को दुकानों तक पहुंचाने में ये हेल्प करता है। दुकानों में पहुंचने के बाद दुकानदार क्या करते हैं? दुकानदार बेचते हैं उस कपड़े को। इस प्रकार से आपका तृतीय क्षेत्रक सहायक क्षेत्र होता है। सर्विस सेक्टर भी हम इसे बोलते हैं, जो कि पहले दो क्षेत्र जो हैं उनकी वस्तुओं के उत्पादन में मदद करता है। अब आप बोलेंगे कि कपास उग गई, कपास के उत्पादन में कैसे मदद हुई? जो बीज है कपास का, जो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, वो सब आपकी दुकानों से खेत तक आते हैं। दुकान किसका हिस्सा है? दुकान तृतीय क्षेत्रक का हिस्सा है। उसका दुकानों से खेत तक आना किसका हिस्सा है? ये भी तृतीय क्षेत्रक का हिस्सा है, सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। तो इसी प्रकार से पहला, दूसरा और तीसरा क्षेत्रक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, आपस में इनका रिलेशन है। कोई भी ऐसा क्षेत्रक नहीं है जो दूसरे के बिना चल जाए, जिसका काम दूसरे के बिना चल जाए। अब आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है, मैंने कपास का एग्जाम्पल लेकर आपको समझा दिया कि प्रथम जो क्षेत्रक है वो ये होता है, द्वितीय ये होता है, तृतीय ये होता है। अब आपको ये बताना है कि ये एक दूसरे पर निर्भर कैसे करते हैं। सबसे पहला उदाहरण आपके लिए सॉल्व करके दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा हम एक एक करके करेंगे। ये देखिए क्या बोलते हैं कि किसान चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो मिल बंद हो जाएगी। तो इसका क्या अर्थ है? जो हमारा द्वितीय क्षेत्र है, सेकेंडरी सेक्टर है, वो प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर करता है। अब बोलते हैं कि यदि कंपनियां भारतीय बाजार से कपास लेने से इनकार कर दें, वापस देखते हैं तो इसमें क्या हुआ? जो हमारा, वापस से हम एक बार चलते हैं, जो हमारा प्रथम जो क्षेत्र था, प्रथम क्षेत्र किस पे डिपेंड करता है? प्रथम क्षेत्रक हमारा डिपेंड करता है आपकी द्वितीय क्षेत्रक पे। प्रथम क्षेत्रक जो है, प्रथम क्षेत्रक ये है, ये डिपेंड करता है द्वितीय क्षेत्रक पर। उसके बाद औद्योगिक और सेवा क्षेत्रकों में काम करने वाले लोगों की भोजन की आवश्यकता होती है, मगर ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दी। औद्योगिक क्षेत्रक द्वितीय था, सेवा क्षेत्रक तृतीय था। ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टर सेवा देते हैं, ट्रांसपोर्टर मदद करते हैं, तो ट्रांसपोर्टर भी किस में आएंगे? तृतीय क्षेत्र में। तो तृतीय क्षेत्र का तृतीय क्षेत्र की दूसरी गतिविधियों से लेना देना है और द्वितीय क्षेत्र का भी तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों से लेना देना है। तो यह हमें ये प्रदर्शित करता है कि हमारे जितने क्षेत्रक हैं, हमारे सभी सेक्टर्स, ऑल दी सेक्टर्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इनकी निर्भरता है एक दूसरे पर। आगे चलते हैं। इन्होंने आपके सामने एक प्रश्न दे रखा है कि पुस्तक में वर्णित जो उदाहरण है, जो उदाहरण हमने अभी पढ़े या जो आपकी एनसीईआरटी की पुस्तिका में आप पढ़ेंगे, उनके अलावा आपको प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रकों के अंतर देने हैं, उदाहरण देने हैं। उन्हीं उदाहरणों के बेसिस पे आपको अंतर देने हैं। अब ये क्या हो सकते हैं? जैसे मत्स्य उत्पादन है, शहद उत्पादन है, वो प्राथमिक क्षेत्रक का है। जो हमारी बी कीपिंग होती है,
वो प्राथमिक क्षेत्रक का एक उदाहरण है। उसके बाद उससे जो शहद बनता है वो द्वितीय क्षेत्रक का उदाहरण है, और शहद जो बेचा जाता है वो तृतीय क्षेत्रक का उदाहरण है। इसी प्रकार से और उदाहरण आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। अब इन्होंने आपको व्यवसाय दे रखे हैं। एक दर्जी का काम होता है कपड़ा बनाना, कपड़ा कपड़ा बनाना, कपड़ा बन चुका है, कपड़े के जो पहनने वाली चीजें हैं वो बनाना। तो दर्जी क्या करता है? दर्जी तृतीय क्षेत्रक में होगा या द्वितीय में होगा? देखिए, टोकरी बुनना, टोकरी किससे बुनी जाती है? टोकरी सीधा प्राकृतिक संसाधनों से बुनी जाती है, या फिर बड़े लेवल पर ये उद्योगों में भी बुनी जा सकती है। फूल की खेती करना प्राइमरी क्षेत्रक का। दूध विक्रेता क्या है? दूध विक्रेता किसानों से खरीदता है प्राइमरी क्षेत्र से, फिर उसको बेचता है टर्शरी क्षेत्रक में। एक मछुआरा सीधा मछलियां पकड़ता है। एक पुजारी पूजा करता है। डाक पहुंचाने वाला सर्विस सेक्टर में होगा। इसी प्रकार से सभी व्यवसायों को आप बता देंगे कि कौन सा व्यवसाय किस क्षेत्र में आपके आता है। ये बोल रहे हैं कि आपके विद्यालय में प्राय प्राथमिक और द्वितीय या फिर वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्गों में छात्रों को विभाजित किया जाता है कि ये छात्र अच्छे हैं पढ़ने में, ये छात्र बुरे हैं। ये किस बेसिस पर किया जाता है? क्या आपको लगता है ये उपयुक्त है? इसकी चर्चा आप अपने मित्रों के साथ करेंगे। उसके बाद ये हमें बोलते हैं कि आपको तीनों क्षेत्रकों की तुलना करनी है। तुलना किस किस बेसिस पर होगी? तुलना इस बेसिस पर होगी कि हमारा जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये जो तीनों सेक्टर्स थे, तीनों क्षेत्रक थे, इनमें से किसमें कितना सामान और सेवाएं प्रदान की जाती हैं। प्रथम क्षेत्र जो है कितनी सेवाएं प्रदान करता है, कितना डायरेक्ट, कितना सामान का वो उत्पादन करता है, इनमें बेचा या खरीदा कितना सामान जाता है, प्रत्येक क्षेत्र के लोग कितने हैं, कितने लोग काम करते हैं। प्रथम जो क्षेत्र है वो कितने लोगों को रोजगार दे रहा है, द्वितीय क्षेत्र जो है वो कितनों को रोजगार दे रहा है, तृतीय क्षेत्र जो है वो कितनों को रोजगार दे रहा है। ये सब हम इस पे डिपेंड करता है, इसका हम देखेंगे। सबसे पहले है ये देखिए, ये डेयरी, ये इंडस्ट्री से बना हुआ सामान का आदान प्रदान, ये सब एग्जाम्पल हैं और इनकी तुलना आपको करनी है। तुलना किस किस बेसिस पर करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। अब प्रत्येक क्षेत्र में कुल उत्पादन की गणना, हर एक जो सेक्टर है उसका उत्पादन, जो आपके अर्थशास्त्री हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को समझने वाले क्या होंगे? इकोनॉमिस्ट होंगे या फिर अर्थशास्त्री होंगे। अर्थशास्त्री ये बोलते हैं कि आपको हर कदम पे जो वस्तुएं हैं या फिर सेवाएं हैं उनको हर कदम पे आपको नहीं गिनना है, बल्कि आपको क्या करना है? आपको अंतिम सेवाओं को गिनना है, अंतिम वस्तुओं को गिनना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे आप तो एक ही वस्तु में काफी बार उसके मूल्य की गणना काफी बार हो जाएगी, और ये सही तरीका नहीं है उनके उत्पादन की गणना करने का। ये हमारे अर्थशास्त्री हमें सुझाव देते हैं। ऐसा वो क्यों बोलते हैं? ऐसा वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए, अगर कोई अर्थशास्त्री है, वो अर्थशास्त्री क्या करेगा? वो बिस्किट, एक बिस्किट को उसकी वैल्यू देखनी है। बिस्किट आता है 10 रुपए का, 10 रुपए का बिस्किट आता है। अब बिस्किट बनने में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं? बिस्किट बनने में ये सब चीजें इस्तेमाल होती हैं कि किसान ने गेहूं को उगाया, गेहूं को उगाने के बाद किसान ने इंडस्ट्री को उसे बेचा, इंडस्ट्री ने उसका पीस कर आटा बनाया, फिर आटे को, पिसे हुए आटे को किसी और इंडस्ट्री में भेजा गया जो बिस्किट बनाती है, वहां से बिस्किट बने, बिस्किट तैयार हुए, पैक हुए और दुकानदार तक पहुंचे, और दुकानदार ने आपको एक बिस्किट कितने में बेचा? 10 रुपए में बेचा। अब आप हर कदम पे, पहला कदम किसान वाला था, दूसरा इंडस्ट्री वाला था, तीसरा सर्विस सेक्टर वाला था, हर कदम पर यदि आप इसकी वैल्यू की गणना करेंगे तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि जो आपका बिस्किट है 10 रुपए का, आपको बिस्किट का पैकेट जो मिल रहा है उसमें इन तीनों स्टेप्स का मूल्य ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। ये तीनों स्टेप्स ऑलरेडी इसमें जुड़ जाते हैं जब जाकर ये बिस्किट 10 रुपए का बना है। लेकिन वहीं आप 3 रुपए का गेहूं मान लेंगे, आप
₹5 का इंडस्ट्री में काम मान लेंगे, फिर ₹10 का बिस्किट मान लेंगे, तो कुल वैल्यू आप इसकी कितनी लगा देंगे? आप इसकी कुल वैल्यू लगा देंगे ₹18, जबकि इसका कुल वैल्यू है ₹10। इसीलिए हमारे अर्थशास्त्री बोलते हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो अंतिम वस्तु है या अंतिम सेवा जो है, आप सिर्फ और सिर्फ उसकी गणना करें, ना कि हर स्टेप की। ऐसे हम गणना करते हैं हर क्षेत्र के उत्पादन की। उसके बाद आता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? हिंदी में यदि मैं इसको बोलूं तो स घ उ भी बोलती हूँ, या फिर अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर जीडीपी भी इसे बोलते हैं, जीडीपी। जीडीपी क्या होती है? सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है कि किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के क्षेत्र की कुल उत्पादन की जानकारी प्राप्त करता है। अब 3 सेक्टर्स हमारे पास हैं, 3 क्षेत्र हमारे पास हैं। ये प्राथमिक है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी है। आपका वापस से देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये बताता है कि इस हर एक क्षेत्र की जो अंतिम वैल्यू है, अंतिम जो प्रोडक्ट है, उसका मूल्य, टोटल मूल्य पूरे देश में और पूरे वर्ष में जितना होगा, वो उस देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। तो इसमें भी अर्थशास्त्री बोलते हैं कि जो अंतिम प्रोडक्ट है, जो लास्ट वैल्यू है, सिर्फ उसी की वैल्यू आपको देखनी है, बाकी सारी चीजों को आपको बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना है। ये आपका सकल घरेलू उत्पाद है या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ये देखिए, भारत की जीडीपी विकास दर में बदलाव दे रखा है। 2008-9 में इतनी प्रोडक्शन हुई थी, उसके बाद अगले वर्ष में इतनी, अगले वर्ष में इतनी, फिर घट गई, बढ़ गई, निरंतर बढ़ी, फिर घटने लगी, निरंतर घट रही है। तो जीडीपी, ये जीडीपी क्या है? पूरे देश में प्रत्येक क्षेत्र में जितना उत्पादन हो रहा है, उनका फाइनल वैल्यू, उनका फाइनल वैल्यूज का जोड़ पूरे देश में, ये है आपका। ये करोड़ में है, तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या इसे हम सकल घरेलू उत्पाद भी बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन या तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, कि साल दर साल क्या क्या परिवर्तन हुआ है और तृतीय क्षेत्र का महत्व क्या है। इसे हम अगले भाग में करेंगे, दूसरे भाग में इसे हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।